पिछले एपिसोड में हमने देखा धरातल की कि क्या वर्ण की व्यवस्था और जाति की व्यवस्था, और ये जो परिकल्पना आज के मायने में जब हम जाति को देखते हैं तो ऐसी कोई अवधारणा जो है वो हमारे पूरे दर्शन में, हमारे पूरे ज्ञान शास्त्रों में, विचार में कहीं पर भी नहीं थी। वो भेद अगर थे तो वो कर्म और गुण के आधार पर माने गए थे और उसी तरह से कैटेगराइजेशन था, भेद नहीं था। जब काम जो है वो जो व्यक्ति जिस गुण का है, जिस कर्म का है, उसके हिसाब से उसका विभेद किया गया था। तो समाज में ये जो जाति की जो परिकल्पना थी वो बहुत लचीलापन था, उसमें कोई रिजिड कैटेगराइजेशन नहीं था। कोलोनाइजेशन के बारे में जब विवेकानंद ने भी जब इस सोच को समझा और उन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि सदियों तक जो साम्राज्यवाद है उसके हम अधीन रहे हैं और इसीलिए हमारा मानस दूषित हो गया। उन्होंने जाति की जो व्यवस्था थी उसी के संकेत में ये बात कही कि जो दूषित व्यवस्था है ये साम्राज्यवादी जो पूरी प्रणाली थी उसकी हमें देन है, जिसको कि हमें ख़त्म करना चाहिए। तो 1861 में जो पहला सेंसस होना था और इसकी सोच जब पैदा हुई अंग्रेज़ी हुकूमत में, उससे पहले 1857 की क्रांति हो गई। तो वो जो क्रांति हुई उस वजह से ये जो सेंसस होना था वो अमल में नहीं आ पाया, हो नहीं पाया। और जो प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स भी थे वहाँ पर भी 1871-72 में ही जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और इसका कोई फॉर्मेट एक सा नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे कैसे उसको इकट्ठा करना है डेटा को। ये पहली प्रक्रिया थी तो इसमें थोड़े से चुनौतियाँ भी थी। जब ये होने लगा, जब सेंसस की ही प्रक्रिया जब बनने लगी तो बहुत सारी अफवाहें उस वक्त समाज में लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये हमें और दबाने के लिए, हम पर और दमन करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में इकट्ठा की जा रही है। तो ये अफवाहें उड़ी कि सेंसस में जो दर्ज होंगे परिवारों की डिटेल दर्ज होगी तो हर परिवार के एक पुरुष को लेबर फोर्स में धकेला जाएगा, उनसे काम कराया जाएगा। कुछ ये भी था कि आर्मी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उसको अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से भी लोगों को लगा कि शायद इसलिए किया जा रहा है। कहीं ये कहा गया जो महिलाएं हैं परिवारों में, जब ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा तो जो काबिल महिलाएं हैं उनको यूरोप के जो पुरुष हैं या ब्रिटिश हुकूमत में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी सेवा में भेजा जाएगा, या जो ब्रिटिश महारानी हैं उनकी पंखा झलने के लिए उन महिलाओं का इस्तेमाल होगा। तो ये अफवाहें थी क्योंकि एक डर था, लोगों में भय ये पैदा किया गया कि आपके बारे में जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो लोगों को ये डर, तो क्योंकि वो एक शासन व्यवस्था अलग थी तो वहाँ लगा तो कि क्या पता नहीं इस हमारे इन्फॉर्मेशन का, जो हमें आज भी महसूस होता है कि हमारा डेटा लीक ना हो जाए, हमारे बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग है वो एक पूरा अभी की जो व्यवस्था है वो अलग है, लेकिन उस वक्त भी ये डर लोगों में था कि हमारी इन्फॉर्मेशन का, हमारे बारे में जो जानकारियाँ हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो। 1871-72 में जब सेंसस हुआ तो उस वक्त ये पहली बार कोशिश की गई कि क्या कास्ट सेंसस किया जाए। और जब कास्ट सेंसस की बात हुई तो इतनी चुनौतियां सामने आई क्योंकि जो धरातल की जो वास्तविकता थी, हकीकत थी, वो ये थी कि समाज बटा हुआ था लेकिन वर्णों में बटा हुआ था, जाति में बटा हुआ नहीं था। तो कास्ट उस तरह से इंसिस्ट नहीं करती थी। तो जब डेटा और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की गई तो वर्ण को ही आधार बनाकर वो इन्फॉर्मेशन आ पाई उस पूरी प्रक्रिया से भी। फिर भी अंग्रेज़ों ने एबोरिजिन्स जो थे यानी मूल यहाँ के निवासी और आउटकास्ट जो थे, जिन्हें अछूत जाति, अछूत वर्ग माना जाता था, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट करना सेंसस से शुरू किया। इसमें ट्राइब भी जोड़ा गया, कास्ट भी जोड़ा गया, और ट्राइब्स जो थी पाई गई कि 1 लाख करीब लोग हैं जो कि ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से बंटवारा जो किया गया, जो 1881 का जो सेंसस आया तो उसमें 6 जातियों में बंटवारा किया गया: ब्राह्मण, राजपूत, उच्च जाति, निम्न जाति, गैर हिंदू और मूल निवासी। इस तरह से 6, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, कोई आधार नहीं था, और सिर्फ ये बंटवारे की राजनीति या व्यवस्था थी या प्रणाली थी जिसको कि अंग्रेज़ जो है अपनी यार्डस्टिक से, अपने पैमाने से उसको थोपना चाहते थे। अब कौन ऊंची नीची जाति में कैसे उसको तय किया उन्होंने कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। तो समाज में जिस तरह का सोच उस वक्त था, धारणाएं थी, जिस तरह का व्यवहार एक दूसरे के प्रति था, उसी को आधार बनाकर, यानी बहुत विम्स और फैंसीज के आधार पर
जातियों का कैटेगराइजेशन, जो इन्फॉर्मेशन उस समाज से मिली, उन लोगों से मिली, वो उस तरह से। तो प्रोविंशियल जो सेंसस कमिश्नर्स हुआ करते थे, उन पर ये छोड़ दिया गया कि आप तय कीजिए कि कौन सी जाति किस श्रेणी में आएगी। और इसको लेकर बहुत सारी जातियों ने अपना ऑब्जेक्शन भी जताया, उस पर एतराज़ भी किया। जैसे एक बंगाल में जब ये सेंसस हुआ तो वहाँ पर जो मुस्लिम जातियाँ थी, उनको, पूरी मुस्लिम जातियों को नीची जाति में डाल दिया गया और कहा गया कि आप धर्म से परिवर्तित होकर आए हो। तो इस बात पर उस वक्त के समाज ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमें नीची जाति में क्यों डालें। इसी तरह से जो कायस्थ समाज था, उसका कहना था कि हम राजपूतों के समकक्ष हैं, यानी क्षत्रियों के वर्ण में आते हैं। और दूसरा जो उसमें धड़ा था वो ये कहता था कि हम ब्राह्मण के समकक्ष हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था में हम काम करते हैं, उस कॉम्पिटिटिव कैटेगरी से आते हैं। तो ये जिस तरह से उन्हें फिर रखा गया, तो ब्राह्मण, राजपूत और उसके नीचे कायस्थ जाति को रखा गया। अब ये खींचतान जो है वो वहाँ उस दौर में चलती रही कि कौन सोशल हायरार्की में कहाँ पर फिट होता है, किसे ऊंचा कहा जाए, किसे नीचा कहा जाए, समाज में उनकी अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है। तो ये अपने मन मुताबिक जो है वो उस तरह से जातियों का वर्गीकरण अंग्रेज करते गए। अपनी बात पर जब मोहर लगानी होती है, जब शासन में जो लोग काम करते हैं, तो उन्हें हमेशा अपने मुताबिक, अपनी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए होते हैं, जो उनकी बात को और अपने वक्तव्य से उसको साबित कर दें कि हाँ ये ठीक दिशा है। तो वैसे उन्होंने जो पूरी कास्ट सेंसस था, उसमें स्थानीय लोगों की सोच या मन या उनकी विजडम, उनकी समझ, उसको किसी भी तरह से शामिल करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। लेकिन बंगाल में कुछ उन्होंने जो संस्कृत के विद्वान थे, जैसे राजेंद्र लाल मित्र थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो जातियां हैं उसका गठन है। तो हिंदू आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन की बात उन्होंने उनके ज़रिए शामिल करने की बात कही। जो 1881 का जो सेंसस हुआ और ये कास्ट सेंसस की बात होने लगी थी, किसी न किसी तरह से इकट्ठा किया जाने लगा था जो सारा डेटा था, इंफॉर्मेशन थी। एक सेंसस कमिश्नर आए, H रिस्ली। उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है जब हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। उन्होंने कास्ट को लेकर बहुत सारी रायशुमारी की और बहुत मंथन किया। तो भारत में जब उन्होंने ये सारी जाति की जनगणना का जो सोच बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में 3 तरह की नस्ल हैं, एक आर्यन, द्रविड़ियन और मंगोलियन। और यूरोपियन स्कॉलर्स को उन्होंने शामिल किया इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि उसको वैलिडेट किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए और उस पर एक तरह से मोहर लगाई जाए। तो रिजली का इस तरह से एक भारतीय प्रोजेक्ट जो था जाति में बांटने का और उसको कैटेगराइज करने का, वो इस तरह से पूर्ण हुआ। अब इसी जाति के सेंसस की हम बात करते हैं तो 1871 और 72 में जो सेंसस हो रहा था वो अलग अलग रियासतों ने मिलकर अपनाया। मैसूर की रियासत ने 1871 में सेंसस किया, कोचीन में हुआ, त्रावणकोर में हुआ, और उसके बाद अभी हाल ही के दौर में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने कि सेंसस, कास्ट सेंसस को किसी न किसी तौर पर, चाहे सोशो इकोनॉमिक सर्वे कहें या किसी कोई और नाम दे। तो कर्नाटक ने 2015 में करने की कोशिश की, तमिलनाडु ने 1983 में, तेलंगाना में अभी हाल ही में बात हो रही है, और 2021 में भी कास्ट सेंसस की घोषणा हुई थी। फिर बिहार में 2022 में कास्ट सेंसस हुआ, जिस वजह से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में फिर से आया। महाराष्ट्र में 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, नतीजे नहीं शेयर किए गए। आंध्र प्रदेश में 2021 में कोशिश हुई थी, मध्य प्रदेश में 2021 में शुरू हुआ था, पूरा नहीं हो पाया, उड़ीसा में 2022 में। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में, और जब रियासत काल था तब से ही ये व्यवस्था कई जगह बनी हुई थी कि कास्ट को लेकर सेंसस किया जाए। लेकिन कास्ट के मायने में जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो नेतृत्व थे, राजनीतिक नेतृत्व थे और जो सोशल लीडरशिप थी, उन्होंने किस मायने में इसको देखा, तो फ्रांसिस हैमिल्टन भी 1807 में एक साउथ इंडिया का सर्वे भी करवाया था, दक्षिण भारत का, और उन्होंने ये पाया कि सरकारी तौर पर कोई भी श्रेणी या क्रम नहीं था कि कौन ऊंचा और नीचा है। तो ये पहले की जो बहुत इंडिपेंडेंट स्टडीज़ हुई थी उसमें ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि कोई हमारी
हमारा बैकग्राउंड नहीं था इस तरह का कि कोई जाति की व्यवस्था यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो। सामाजिक तौर पर जो ऊंच नीच की बात थी वो थी, और वो राज सत्ताएँ भी जो थी, जो धर्म और पंथ से जुड़ी थी, लेकिन उस शासन के टूल के रूप में उन्होंने कभी जाति को इस्तेमाल नहीं किया था। जाति की पंचायतें भी होती थी, रिवाज होते थे, परंपराएं थी, संस्कृति उसकी थी, सब कुछ था। लेकिन एक वैज्ञानिकता थी इस पूरी व्यवस्था में भी, जिसको कि भंग करने के लिए कास्ट सेंसस का टूल इस्तेमाल किया गया। 1859 में मैक्स मूलर ने जो एक मनगढ़ंत थ्योरी गढ़ी थी भारत के बारे में, आर्यन थ्योरी, उन्होंने कहा कि जाति जो है वो धर्म परिवर्तन में बहुत बड़ी बाधा है। अब वो किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, लेकिन जाति की जो बातचीत है वो कितने सोची समझी एक योजना के तहत आगे उस पूरे हमारी चर्चा में लगातार आ रही थी। कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे अम्बेडकर थे, उन्होंने शुरुआत में कास्ट सेंसस का विरोध नहीं किया। और उसके पीछे देखिए एक सोच होता है कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। कुछ जातियों को ये लगा कि ये हमारा जो सोशल हायरार्की है और हमारी जो पहचान है, हमारी अस्मिता है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको एस्टैब्लिश करने का एक ज़रिया है कि हमारी गणना होने लगी है। तो उस वक्त बहुत सारी जातियों का ये भी सोच था कि कोई नेगेटिव सोच नहीं था इसको लेकर, और ये था कि एक हमारे लिए एक कवायद हो रही है तो हमें इस मायने में थोड़ी सी हमारी पहचान जो है वो कायम होगी। लेकिन बाद में वही अम्बेडकर थे जिन्होंने कि 1936 में एनहिलेशन ऑफ कास्ट करके पूरा जो थॉट था अपना वो दुनिया के सामने रखा, और जाति की व्यवस्था पर बहुत कड़ा प्रहार अम्बेडकर ने किया। हटन जो थे वो भी एक समाज की व्यवस्था को समझने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा कि बहुत जटिल व्यवस्था है और पॉलिसीज़, रिसोर्सेज एलोकेशन आसान होगा अगर इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन हो पाता है। लेकिन गांधी और अम्बेडकर दोनों ने ये कहा था कि अगर जाति की जनगणना होती है तो ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होगा, जो कि बाद में सच ही साबित हुआ। और कास्ट सेंसस को लेकर उस वक्त के जितने भी नेता थे, जितनी भी पार्टियां थी, जितनी भी विचारधाराएं थी, सबने इसका विरोध किया था। 1931 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया और सेंसस को बॉयकॉट किया था। नेहरू जो थे वो इसके खिलाफ थे, और उन्होंने ये माना था कि जाति हमारे समाज में जो भेद है जो उसको बढ़ावा ही देगा। और ब्रिटिश सत्ता से अलग होने के बाद भारत ने जब अपना एक नया सफ़र शुरू किया, तो उसके बाद 1953 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को ये पत्र भी लिखा कि कास्ट सेंसस की बात जो थी वो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि जितना कम हम कास्ट पर के सवाल पर उलझें उतना हमारे लिए बेहतर है, और बुरी विरासत है, एक बैड लेगेसी है हमारी जो हमें मिली है, और जितना जल्दी हम इसको भूलेंगे उतना बेहतर होगा। ये नेहरू का सोच था। हमारे जो देश के निर्माताओं में जो नेतृत्व रहे उनका सबका सोच था कि कास्ट सेंसस और कास्ट की जो राजनीति है वो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, उस पर सोचा भी नहीं जाना चाहिए। तो समाज बटेगा ये सब मानते थे, जातिगत पहचान और मजबूत होगी, भेदभाव होगा, खींचतान होगी, ये सब मानते थे। ये राजनीतिक हथियार बनेगा, फिर आरक्षण की बहस बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा और डेटा का गलत इस्तेमाल होगा। ये सब अंदाज़ा हमें पहले से था। श्रेष्ठता, गुणवत्ता और मेरिटोक्रेसी जो होती है उसको चुनौती मिलेगी इस पूरी व्यवस्था से, जाति की व्यवस्था को आगे बढ़ाने से, ये भी अंदाज़ा हमें पहले था। 1931 में आखिरी कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद हमने इसे नहीं स्वीकारा। फिर बाकी बाद में हम जानते हैं कि किस तरह से जाति की राजनीति फिर हावी हुई, सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, फिर संविधान में अमेंडमेंट हुआ कास्ट को लेकर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन किया गया 1951 में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। संविधान लेकिन पक्ष में खड़ा हुआ, फिर 9th शेड्यूल जोड़ा गया। ये सारी कवायद हुई हमारे देश में। और आज जब राजनीतिक पार्टियां कास्ट सेंसस की बात करती हैं तो उससे पहले ये पूरी पृष्ठभूमि, इसका मूल आधार, सोच, अवधारणा और उसके नुकसान, इस सब का अंदाज़ा करके ही कास्ट का ये जो सेंसस की बात है इसकी बात हमें बहुत संभल कर
करनी चाहिए और नागरिक के तौर पर, सिटीजन्स के तौर पर हमें सवाल खड़े करने चाहिए कि ये हमारी व्यवस्था नहीं है, बांटने की व्यवस्था हमारी अपनी नहीं है, और ये जो गलतियाँ इतिहास में हुई हैं उसको जब ख़त्म करने की सोच पहले से ही थी, उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गलत विरासत को, खराब विरासत को हमें थामे नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने समझा कि वर्ण व्यवस्था जो थी वही कारगर व्यवस्था थी, वही असल व्यवस्था थी, वही हमारे समाज का आधार था, और हम उसी को थामे हुए और उसी को पोषित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जो सारी जाति की जो खींचतान है उससे हम बचे रह पाएंगे।